दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मोगा हॉस्पिटल। आपके इस माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा कि हम डॉक्टर्स पूरी कोशिश करेंगे, अगर जैसी भी आप नशा करते हैं, जैसी भी आपको मदद चाहिए, हम वैसी मदद आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मोगा हॉस्पिटल, जो डी एडिक्शन सेंटर है, जो लंबे समय से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। और डॉक्टर रवीश कुमार, जो पहले इन्होंने देश की सेवा की है, मिलिट्री में इन्होंने अपनी सेवाएँ दी हैं, और उसके बाद लोगों को एक नई ज़िंदगी देनी। क्योंकि जो भी डी एडिक्शन सेंटर है, जैसे वो लोगों को काउंसल कर रहे हैं, और वो दलदल जिसमें जब बंदा घुस जाता है तो उसको कुछ पता नहीं चलता ज़िंदगी का, मौत का, उससे बंदों को निकाल रहे हैं। डॉक्टर रवीश जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोगों में पंजाब में लोगों को बता पा रहे हैं कि ऐसे सेंटर्स खुले हुए हैं जो हम आपको मदद कर सकते हैं नशा छुड़ाने के लिए। आपके इस माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा कि हम डॉक्टर्स पूरी कोशिश करेंगे, अगर जैसी भी आप नशा करते हैं, जैसी भी आपको मदद चाहिए, हम वैसी मदद आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे कि जो नशे के एडिक्ट मरीज़ हैं, उनमें नशा जो है करने का जो रुझान है, वो स्टाइल है आजकल का। लोग पहले शराब पीते हैं, उसमें आगे जाते हैं, डिप्रेशन है और टेंशन्स हैं। कई बार ऐसी टेंशन हो जाती है कि ऐसे किसी की जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमारे से बिछड़ जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि ये मोड है नशे के जिसमें बंदा इस दलदल में फंसता है? देखिए सर, सबसे बड़ा रीज़न जो माना जाता है नशा करने का, या जो ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है, वो होता है कि आपकी फ्रेंड सर्कल में कोई नशा करता है कि नहीं करता। अगर आपका कोई दोस्त नशा करता है तो आपके चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंशन में या किसी परेशानी में लोग नशा करते हैं। अगर ऐसी ही बात होती तो फिर लड़कियों पे भी टेंशन रहती है, लेडीज़ की ऊपर भी टेंशन रहती है, वो लोग नशा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको कभी वो सर्कल नहीं मिल पाता। अगर आप मेट्रोज़ का कल्चर देखेंगे तो वहाँ पर कुछ गर्ल्स हैं, उनको ऐसा उनकी कोई फ्रेंड करती है तो फिर एक्सपोजर उनको मिल जाएगा, तो वो नशे में फंस सकते हैं। तो पहला रीज़न होता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई नशा करता है कि नहीं करता। दूसरा, कई बच्चे अगर किसी और दूसरा ये आता है कि फैमिली मेम्बर्स, अगर आप कोई ऐसा फैमिली में कुछ लोग हैं जो नशा करते हैं, तो अगर उन लोगों बच्चे उसको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तब भी ऐसा हो सकता है। यानी कोई उनको इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल होना चाहिए जो बहुत करीब हो उनके, या तो फ्रेंड सर्कल में होना चाहिए या फैमिली में होना चाहिए, जो यूजुअली इंट्रोड्यूस करता है बच्चों को नशे में। सर, मोगा हॉस्पिटल जो एक वरदान है उन चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए जो नशे की दलदल में डूबे हुए हैं, और वो लोग जिनके पेरेंट्स को ये लगता होता है कि नहीं, अब ये बचेगा नहीं, अब ये तो इससे ज़्यादा अच्छा तो है, ये बेचारा अपनी दुनिया ही छोड़ जाए। और उन लोगों को भी आप लोगों ने एक नई ज़िंदगी दी है। जैसे आपकी काउंसलिंग है, आपका मेडिसन है। पहले आप उसको ही जोन में लेकर जाते हो, उसके साथ बातचीत करते हो, क्योंकि वो तरसा पड़ा होता है कि मेरे साथ कोई बातचीत करे। और आप लोगों के साथ जब वो बातचीत करता है, अपना दुख फरोलता है, तो इसको एक ई जोन में जाता है। और उसके बाद क्योंकि उसकी लत है, उसको बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ से अपने आप को सेपरेट करना। फिर आप उसको मेडिसिन का सहारा भी लेते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसका ओरे को काउंसलिंग करते हैं, जिसके साथ उसने अटैच रहना है उसको काउंसल करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये मोगा हॉस्पिटल जो एक बार बंदा आ जाता है तो उनके लिए वरदान बना हुआ है नशा छुड़ाने के लिए? देखिए सर, जो आपने बातें कही उसमें एक चीज़ जो आपने कहा, मैं कई सारी पॉइंट्स हैं, उसमें से एक पहला पॉइंट स्टार्ट ये करना चाहूँगा। जैसे आपने बोला कि नशे का दलदल है, लोग जाते तो इसमें अपनी मर्ज़ी से हैं, लेकिन एक बार अगर फंस जाते हैं तो उनके लिए छोड़ना मुश्किल होता है। लोग बोलते हैं विल पावर अच्छी होगी तो नशा छोड़ देंगे। इतना आसान नहीं होता। अगर विल पावर से ही सब कुछ ठीक होता तो डायबिटीज़ लोग अपने आप विल पावर से क्यों नहीं ठीक कर लेते, हाइपरटेंशन क्यों नहीं ठीक कर लेते? तो सर, विल पावर एक बहुत अहम हिस्सा है इलाज कराने, अच्छे से इलाज चलने के लिए, लेकिन वो सिर्फ इकलौता चीज़ नहीं हो सकता। तो जैसे जब मेरा कोई फैमिली मेम्बर्स आता है तो उनको समझाने की ये कोशिश करता हूँ कि आपको पेशेंट की जो परेशानियां हैं, जो उसको लोग यहाँ तोड़ बोलते हैं, तोड़ को समझने की कोशिश करना चाहिए।
जैसे लेडीज़ व्रत रखते हैं, जो एग्जांपल मैं नॉर्मली फैमिली मेम्बर्स को बोलता हूँ कि जब आप व्रत रखते हैं और आप एक दिन भूखे रहे या 2 दिन भूखे रहे, तो जो आपको भूख लगती है ना, उसको अगर आप 10 गुना कर दें या 15 गुना कर दें या 20 गुना कर दें, तो जितना आपको रोटी की भूख लगती है उतना ही नशे की भूख इन लड़कों को लगती है। तो अगर हम ये बोल दें कि तोड़ कुछ नहीं होती, अपनी विल पावर से संभाल लो, तो ये मानसिकता हमें बदलनी पड़ेगी कि बच्चे चाहते हैं, जो भी बच्चे फंसे होते हैं वो खुद सबसे ज़्यादा दुखी इंसान जो नशा करता है वो खुद अपने आप से होता है। वो खुद डिप्रेशन में जाता है, खुद अपनी इज्जत नहीं करता। अब सब अपने जान लेने की कोशिश वो लोग इतना क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाती है। हर बार कोई लड़का नशा करता है वो बोलता है कि आज कर लिया, कल से नहीं करूँगा। लेकिन जब नशे की तोड़ लगनी चालू होती है तो फिर वो नशे के सामने घुटने टेक देता है। तो हमें समझना चाहिए कि सिर्फ उन बच्चों को ह्यूमिलिएट करके या फिर उनको बता के कि तुम्हारी विल पावर कमज़ोर है, तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, ये सिर्फ ये बोलने से नहीं होगा। जो रास्ते बनाए गए हैं, तरीके बनाए गए हैं, उसमें से एक तरीका हम नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं, एक हिस्सा हुआ। लेकिन घर में भी ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि यहाँ बच्चे को बार बार बेइज्जत मत कीजिए। बच्चे को एक ऐसा, अगर कोई बच्चा अपाहिज हो जाए तो हम उसको बेइज्जत तो नहीं करते, उसकी जो परेशानी है उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, फिर अगर चल नहीं पा रहा तो उसको बैसाखी देते हैं चलने के लिए। तो हमारा इलाज जो है वो एक तरीके से बैसाखी है, लेकिन इस बैसाखी में हमें परिवार वाले भी साथ में चाहिए। डॉक्टर बैसाखी बन सकता है, लेकिन परिवार वालों का सपोर्ट अगर साथ में रहेगा तो हम नशा छुड़वा सकते हैं। लेकिन अगर बैसाखी ही ना दी जाए और उसको बोला जाए कि नशा छोड़ दो, तो होना बड़ा मुश्किल है। विल पावर पे कई बच्चे कर पाते हैं, लेकिन रेशो बहुत कम होता है और कुछ ही दिनों बाद वापस उसी चक्कर में फंस जाते हैं। दर्शकों, जैसे डॉक्टर साहब से हम लोग बने हुए हैं, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई नशा करता है तो वो उसको बीमारी है, जैसे शुगर लगी, जैसे आपने पास की बात कही है, तो हमें उस नशे से नफरत करनी है, उस बच्चे से नफरत नहीं करनी जो उस दलदल में फंसा हुआ है। उससे हमने स्थापना देनी है, उसको हमने पॉजिटिविटी देनी है। अगर हम ही कहेंगे अरे यह नशा खाता है, ये तो ऐसे करता है, ये तो चोरी करता है, ये तो ऐसे करता है, क्योंकि उसकी मजबूरी नशा है, और जब उसको नशा नहीं मिलता तो वो हर चीज़ कर सकते हैं। जी, जो आपने कहा कि सांत्वना देना, डेफिनेटली इसको हम एम्पैथी बोलते हैं कि जब तक हम दूसरे की परेशानी नहीं समझेंगे, वो क्या महसूस करता है, जब तक नहीं समझेंगे तो कोई भी बीमारी का तोड़ निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो हमें समझना चाहिए वो किस तकलीफ़ में जा रहा है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे हम ये एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि आप बच्चे की हर जिद मानते रहें। हमें एक लिमिट सेट करनी होती है कि हाँ बेटा, हम समझते हैं कि आपको किस परेशानी में हो, लेकिन जैसे मैं जो वाइफ्स आती हैं उनको ये काउंसिल करता हूँ कि जब तक नशा नहीं कर रहा, गोली खा रहा है, ठीक से नशा नहीं कर रहा, तो सीता बन के रहो, बहुत प्यार करो, बहुत इज्जत दो, बहुत मान सम्मान दो, खाना पीना सब अच्छा रखो। लेकिन जिस दिन वो नशा करके आता है उस दिन दुर्गा बन जाओ, क्योंकि उसको ज़्यादातर ये बात वाइफ्स को लगती है कि अगर हम नशा करके आए तो कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं बोले, आराम से रहने, जब से वो होश में आ जाएगा तब बोलेंगे। ये तरीका नहीं चलता। जब तक वो नशे में नहीं है तो उसको पूरा अच्छे से रखिए आप, लेकिन अगर नशा करके आ गया तो उस दिन दुर्गा बन के महसूस, इस बात का उनको एहसास कराइए कि नशा करोगे तो हम प्यार नहीं करेंगे, नशा नहीं कर रहे हो, इलाज करा रहे हो पूरा, तो हम पूरा प्यार करेंगे। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि हर नखरे उनके माने जाएं। कुछ चीज़ें हम आपकी मानेंगे, आपको पूरा प्यार मोहब्बत मिलेगी, लेकिन तब तक जो हमारी शर्तें हैं, बिना शर्त के नशा नहीं छूट सकता। तो मैं ये नहीं चाहता कि हमारे इस इंटरव्यू से लोग ये मान ले कि बच्चों की हर जिद माने, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ भी बाउंड्रीज सेट कर लीजिए अपने बच्चे के लिए कि ये बेटा आपकी बाउंड्रीज हैं, कि आपको ये सब करना पड़ेगा और इलाज लेना पड़ेगा, तो हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप इलाज नहीं लेना चाह रहे तब तो घर में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होना ज़रूरी है। बच्चों की ज़िद सारी माननी नहीं चाहिए। सर, जैसे जो लोग एक बार सेंटर्स में आते हैं, नशा छोड़ जाते हैं, और उसके बाद भी उनको अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर टच रहना चाहिए जब तक वो बिल्कुल 2-3 साल 4 साल नहीं निकल जाते, क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो उस चीज़ को फिर लाइटली ले लेते हैं? क्योंकि देखिए, जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, फ्रेंड्स हैं, वो तो चाहेंगे कि इस जिससे पैसा बनता है वो बंदा उनको पैसा देता है, वो लोग तो उसको उस दलदल में लेकर जाएंगे ना बार बार। वो चाहे कस्में खा ले, जो मर्जी कर ले, उनको तो होगा ना कि हमारा मुर्गा है, ये तो हमने तो इससे पैसा आना था और ये पैसा हमें नहीं आ रहा।
क्या कहना चाहेंगे कि उनको डॉक्टर के साथ फिर टच रहना चाहिए और उनके साथ काउंसलिंग उनकी, चाहे मेडिसिन बंद हो गई लेकिन काउंसलिंग बंद नहीं होनी चाहिए, उनके साथ रिपोर्ट देनी चाहिए उनको, और 15-20 दिन में एक बार उनको जरूर उनके साथ विजिट कराना चाहिए? जी सर, जो इसमें मैं जिस तरीके से अपने पेशेंट को काउंसिल करता हूँ उसमें मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि दोस्तों की परिभाषा थोड़ी सुधारो। जिन लोगों के साथ बैठ के आप नशा करते हैं वो आपके दोस्त नहीं हैं, पहली बात। ज़्यादातर जो आपने कस्टमर वाली बात बोली वो एक चीज़ होती है, एक तो है कि एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कोई जो नशा बेच रहा है, दूसरा ये होता है जो ग्रुप होता है नशा करने वाले लोगों का, उसमें मान लीजिए जो एग्जांपल मैं अपने पेशेंट को देता हूँ कि 5 लोग बैठ के नशा कर रहे थे, मतलब कहीं भी उनको समाज बेइज्जत कर रखा है, उनको समाज से अलग कर रखा है, वो 5 लोग बैठ के नशा कर रहे हैं। लेकिन एक लड़का बोलता है कि बहुत हो गया, बहुत मेरी बेइज्जती होगी, मेरे परिवार की बेइज्जती होगी, पैसे बर्बाद हो गए, तो लेकिन वो एक दिन सोचता है कि मैं अब नशा नहीं करूँगा, वो छोड़ के अपने नशा छोड़ता है, घर जाता है, अपना घर बाहर संभालता है, बहुत इज्जत मिलने लगती है। जो बाकी ये 3-4 लड़के होते हैं इनको भी जलन मचने लगती है, ये हम लोग तो अभी तक उसी गंदी नाली में पड़े हुए हैं, ये लड़का कैसे सुधर गया, तो उनको जलन मचती है और वो ऐसे मौके ढूंढते हैं कि लड़का वापस नशा करने आए। ये तो दोस्तों वाला बात ही है। और दूसरा जो बिजनेसमैन होता है जिसका कस्टमर चला गया, उसको भी बुरा लगता है, वो भी ऐसे मौके ढूंढता है कि वापस आए। तो मैं बोलता हूँ अपने दोस्तों की परिभाषा ठीक करो, और जब तक 5 साल आपने नशा छोड़ दिया, 5 साल तक आप उन लोगों से नहीं मिल सकते, ये मैं क्राइटेरिया देता हूँ। अगर 5 साल बाद आप उन लोगों से के साथ बैठोगे तो वो ऐसे मौके ढूंढेंगे कि हम फ्री में करा देते हैं, तूने 2 साल से नहीं किया, 6 महीने से नहीं किया, तू तो नशा छोड़ चुका है, एक बार कर लेगा तो क्या हो जाएगा। तो ये स्लिपरी स्लोप है, एक बार करोगे तो वापस उसी दलदल में जाओगे। तो अगर 5 साल तक अगर ऐसे लोगों के बीच नहीं जाते आप, तो अपना आप बिजनेस सेटअप कर लेते हो, समाज में वापस इज्जत कमा लेते हो, तो आपका सर्कल बदल जाता है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल बदल जाएगा तो आप नशा छोड़ पाओगे। अगर आपने फ्रेंड सर्कल नहीं छोड़ा और आपको लगता है कि मैंने 6 महीने से नशा छोड़ दिया, मैं अपने दोस्तों का नशा छुड़वाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। आप जाके वो नहीं कर सकते। आपको ये याद है बोलना है कि ये डॉक्टर साहब हैं या फिर ये सेंटर है, इधर आके डॉक्टर से मिलो, वो आपका नशा छुड़वा देंगे। लेकिन कई लड़के इसी मतलब सिंपैथी के चक्कर में उन्हीं लड़कों के साथ बैठने लगते हैं और वापस 1-2 दिन के अंदर वापस नशा करने लगते हैं। मैं ये बस कहना चाहूँगा, वो लोग आपके दोस्त नहीं हैं। आपका दोस्त सिर्फ आपके माता पिता हैं और वो डॉक्टर है जो आपके साथ आपका इलाज करने की कोशिश कर रहा है। वो लोग जो इस दलदल में फंसे हुए हैं वो आपके दोस्त नहीं हैं, वो उसी बीमारी से ग्रसित हैं जिससे आप हैं। तो अगर वापस वहीं उनके पास जाओगे तो वही बीमारी के मच्छर आपको दोबारा काटेंगे और दोबारा आप उसी मलेरिया में फंस जाओगे। तो आपको वो दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, परिवार के साथ और जो भी मेडिकल फैसिलिटी जो आपको मिल रही है उसके साथ रहना पड़ेगा। सर, जैसे आप उनका दिनचर्या बनाते हैं कि आपने सुबह उठना है, आपने इस समय ब्रेकफास्ट करना है, आपने इस समय बेड टी लेनी है, आपने इस समय मेडिटेशन करनी है, इस समय आपने भगवान के साथ अटैचमेंट रहनी है, इस समय आपने अपने बिजनेस पे जाना है, क्या कहना चाहेंगे कि उनकी एक शेड्यूलिंग जो उनको पहले कभी मिली नहीं होती, पहले उनके माइंड में ये चीज़ें आई नहीं होती, और जब ये शेड्यूलिंग आ जाती है कि टाइम को मैंने यूज़ कैसे करना है, मेरे 24 आवर है उसमें मैं 8 घंटे सोया, 16 घंटे मैंने कैसे अब्जॉर्व करने, उनकी नॉलेज इतनी नहीं होती। जब आप उनको काउंसिल करते हैं, घर वालों को काउंसिल करते हैं, भाई इसका इतना टाइम बिजनेस में भी लाओ या किसी में जिसमें इसका दिमाग लगे, थोड़ा सा इसको मज़ा आने लगे कि मेरे को कोई कमाई हो रही है, और क्या कहना चाहेंगे कि उसके बाद जो है चीज़ें हैं जो ये डिफ़िकल्ट नहीं है नशा छोड़ना। अगर किसी बढ़िया डॉक्टर के हाथ आप चले जाते हो, अगर कहीं बढ़िया सेंटर में आप आ जाते हो तो नशा आप छोड़ सकते हो, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, अगर आप उनको फॉलो करते हो, उनकी बातें मानते हो। जी, जो आपने कहा उसको हम लोग रूटीन बनाना बोलते हैं। बेसिकली इफ़ यू कैन विन योर डे यू कैन विन योर लाइफ। अगर आपका अपने दिन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है तो आप अपनी लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं पा सकते। तो ये बेसिक आइडिया रहता है कि इन बच्चों का रूटीन अच्छा हो जाए। तो रूटीन बनाना कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती, उसमें बस इतना हम चाहते हैं कि आपका सुबह उठने का टाइम फिक्स हो, सुबह फ्रेश होने का टाइम फिक्स हो, सुबह आप एक्सरसाइज करते हैं या पूजा पाठ जो भी करते हैं, जो भी आपको पसंद है उसका टाइम फिक्स हो, ब्रेकफास्ट खाने का टाइम फिक्स हो, और जितनी देर भी आपको काम पे जाना है उसका टाइम फिक्स हो, दोपहर का खाने का, मतलब बेसिक जो पैरामीटर्स हैं, माइलस्टोन्स हैं दिन के, वो आपको अचीव करने हैं। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो अगर खाली दिमाग शैतान का घर, तो लड़का अगर बिजी रहता है अपने माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए तो उसका नशे की तरफ दिमाग जाने का चांस कम हो जाता है। और दूसरा ये होता है जब हम अपने छोटी विक्ट्रीज दिन में अचीव करने लगते हैं, स्मॉल विक्ट्रीज लाइक आपका सुबह टाइम से उठ रहे हो, रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हो और पूजा पाठ कर रहे हो, दीज आर स्मॉल विक्ट्रीज फॉर एवरी डे। तो कुछ डोपामीन मिलने लगता है बच्चों को। डोपामीन नशा करने के लिए जो बेसिक केमिकल रिस्पॉन्सिबल है वो डोपामीन है।
तो अगर आप एक बेसिक अपने इवेंट्स जीतने लगते हो, दिन में कोई थोड़ा कंट्रोल लाने लगते हो, तो जब आप एक दिन बिना नशे के बिताते हो, फिर 4 दिन बिताते हो, 10 दिन बिताते हो, तो आपको एक तरीके से डोपामिन मिलने लगता है। पूजा पाठ करने से भी डोपामिन मिलेगा, एक्सरसाइज करने से भी डोपामिन मिलेगा, अपने माँ बाप के साथ बैठ के हंसने खेलने से भी डोपामिन मिलेगा। तो मैं बस डोपामिन का जो एक सोर्स बना हुआ है नशा, उसको हटा के हम कोई दूसरा सोर्स लाना चाहते हैं। उसके लिए रूटीन होना ज़रूरी है, ताकि एक टाइम ब्रैकेट फिक्स हो जाए एक्सरसाइज के लिए, पूजा पाठ के लिए, फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए, दोस्तों के साथ टाइम बिताने के लिए टाइम ब्रैकेट फिक्स हो जाए, ताकि डोपामिन की और भी सोर्सेज उसकी लाइफ में आ जाएं। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि आप घर वालों को काउंसिल करते हैं, अगर वो मैरिड है तो उसकी वाइफ को, अगर वो अनमैरिड है तो फादर को, ब्रदर्स को, कि इसके साथ जब आप लड़ भी पड़ो, क्योंकि देखिए हमारी ह्यूमन नेचर है, वो घर पे आता है, कभी लड़ाई हो जाती है, अरे तू तो नशा करता था, तू तो ऐसे करता था, और वाइफ बोलने लग जाए तू तो ऐसे दलदल में हमने इतना पैसा खर्च कर दिया। क्या कहना चाहेंगे कि उनको भी अपने माइंड के ऊपर मेने नहीं मारने, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, कि जिससे उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचे, क्योंकि वो अभी सॉफ्ट है, उसका माइंड में अभी वो जख्म सहने की ताकत नहीं है। पॉइंट ये है सर कि हमें हर लड़का, हर बच्चा अलग होता है, तो हर पेशेंट के हिसाब से हमें चुनना पड़ता है। मैं ये मानता हूँ कि कड़वी बातें बोलनी चाहिए। बिना कड़वी बातें बोले इंसान बदलता नहीं है। ठीक है। लेकिन कड़वी कितनी और किस हद तक जाके बोलना चाहिए। कड़वी जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा था, तो उसका सपना था कि उसको एक बिज़नेस सेटअप करना है या कुछ करना है, तो मैं जब भी मुझे कोई 30 साल से छोटे बच्चे मतलब पेशेंट मिलते हैं, तो मैं हमेशा उनके कैरियर के ऊपर फोकस करता हूँ कि तुम पहले इतने अच्छे थे, तुम्हारा सपना ये था, तुम ये नहीं कर पा रहे। तो मैं ऐसा ज़रूर कराना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो ज़िंदगी चल रही है, जो तुम कर सकते थे तुम वो नहीं कर पा रहे, जो सपने थे वो पूरे नहीं कर पा रहे। तो कड़वा अगर उसको मोटिवेट कर रहा है तो मैं ऐसे कड़वेपन का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मैं कड़वा कि तुम बेकार इंसान हो, तुम बुरे इंसान हो, ये कड़वापन नहीं होना चाहिए। तुम किसी काम के लायक नहीं हो, तुम अच्छे बेटे नहीं हो, अच्छे बाप नहीं, ये मैं कभी कहूँगा नहीं। लेकिन जो उसके टारगेट्स थे लाइफ में, कुछ लोग की लव मैरिजेज होती हैं, मैं इस बात को लेके आता हूँ, जिस इंसान को तुम इतना प्यार करते थे, जिसको तुम चाहते थे कभी आंखों में आंसू ना आए, आज तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ रहा है। ये थोड़ा कड़वा है, लेकिन ये मोटिवेट करने के लिए है। तो कुछ अब हमें चुनना, पेशेंट कैसा है, उसकी उम्र कैसी है, उसकी ज़िंदगी में सपने कैसे थे। जो लोग सपना देख सकते हैं वो नशा छोड़ सकते हैं। जब बच्चों के सपने ही ख़त्म हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम जब कड़वे वाली बात बोलें, जब जिन बच्चों के सपने ख़त्म नहीं हो जाते, मैं उनको कड़वा बोलने के बजाय उनको सपने दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब बच्चे सपना देखना चालू कर देते हैं कि हाँ सर मैं ये बनना चाहता हूँ, हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, या फिर मैं ये अचीव करूँगा, माँ को करके दिखाऊँगा या फिर वाइफ को करके दिखाऊँगा, या बच्चों के सामने सर मुझे इज़्ज़त कमानी है। जो लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करने लग जाते हैं, जो लोग सपनों के लिए काम करने लग जाते हैं, वो लोग नशा छोड़ पाते हैं। जो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं कर पाते, जो कोई सपना नहीं देख पाते, उनके साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब हाँ कड़वी बातें सोच समझ के करनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे लग रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट है लड़के में थोड़ी सी और कोई सपना है, तो कड़वी बातें उसके मोटिवेशन के काम आ जाती हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि लोगों के मन में मिथ रहता है कि ये जो जीभ के नीचे रखने वाली गोली है, एक बार लगी तो वो भी नशा है और वो उसको लगी रहेगी। क्या कहना चाहेंगे कि मोगा हॉस्पिटल में ही आपने सैकड़ों पेशेंट, आपका तो ज़िंदगी का ये तजर्बा है, आपने मुक्तसर में भी सेवाएं की हैं, हज़ारों बंदों को आपने उस दलदल से वापस लेकर आए हैं, जो आज गोली नहीं खा रहे, जो आज एक बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। ये मिथ लोगों का, वो भी एक मिथ ही है, और उसमें उन लोगों को वो मिथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक बार बंदा नशा छोड़ जाता है तो धीरे धीरे वो गोली जो छूट जाती है। सर इसमें भी मेरा पॉइंट, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा सर, बात सही है कि इसमें नशे वाली गोली है, इसका भी एडिक्शन फैक्टर होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट्स इस गोली को छोड़ पाएँ, लेकिन सक्सेस रेट टू बी ऑनेस्ट 1/3 या फिर 50% ही रहता है। उसके ऊपर छुड़वाने के लिए सर, क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि लड़के इंजेक्शन ना लगाएं, HIV ना हो, काला पीलिया ना हो। पंजाब बर्बाद हो रहा है HIV काले पीले की वजह से। जो जितना मेडिकल डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है इन ट्रीटमेंट के ऊपर, हमें उसको पहले रोकना है। लड़का चिट्टा छोड़ के अगर गोलियों पे आ जाए, अपनी फैमिली लाइफ चला ले और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहा है, उसका परिवार में कलेश नहीं हो रहा, जिम्मेदारी निभा पा रहा है, तो अगर थोड़ी दवाइयाँ लंबी चल जाएँ तो हमें परेशानी नहीं होती। हमें चाहते हैं समाज टूटे ना, तो अगर गोलियों के सहारे से समाज नहीं टूट रहा तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। उसका कोशिश ये हमें करते हैं धीरे धीरे हम गोलियां घटाते रहें। टारगेट तो ये रहता है कि सर 3 साल 4 साल के अंदर गोली हम बंद कर दें।
कुछ कुछ बच्चे 2 साल में कर लेते हैं, कुछ लोग के साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन टारगेट हमेशा ये रहता है कि हम उस समाज में कि एक अच्छा नागरिक बन पाए, समाज का एक अच्छा मेंबर बन पाए। और कभी कभार अगर समय ज़्यादा भी लग गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस गोली के नुकसान उतने नहीं हैं। एटलीस्ट हम HIV से बचा रहे हैं, काले पीलिए से बचा रहे हैं, और घर का सामान नहीं बेच रहा। जितनी जो दवाइयाँ उस बच्चे को मिल पा रही हैं वो, और जो नशा लेने के लिए जितना उसको खर्चा करना पड़ता है, घर नहीं टूटेगा, समाज नहीं टूटेगा। तो पहला कोशिश ये रहता है कि अच्छा नागरिक बन पाए, समाज की जिम्मेदारी उठा ले, घर की जिम्मेदारी उठा ले। कुछ बच्चों को 2 साल में हम बंद करा पाते हैं, कुछ का 5 साल में बंद करा पाते हैं, कुछ लोग का थोड़ा लंबा चल पाता है। तो ये परसेंटेज बेसिस है और उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर है, उसके काम के ऊपर है। तो कोशिश ये रहती है कि सबका हो जाए, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग 40% 50% छोड़ पाते हैं, बाकी 50% का लॉन्ग टर्म का रहता है, जिसका अभी असेसमेंट हम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो आगे जाके छोड़ दें, लेकिन अभी 40-50% ही बच्चे छोड़ पाते हैं, बाकी एटलीस्ट समाज के अच्छे नागरिक बन जाते हैं सर। रवि जी, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटास। आज पंजाब प्लस के साथ आप जैसे एक बढ़िया डॉक्टर जिन्होंने पहले सेवा की है देश की, और आज हमारे साथ हैं, हम आपका और धीरज जी का, खास तौर से धीरज जी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम मोगा हॉस्पिटल में सेवा केंद्र में हम लोग आए और रवि जी से मिलें, क्योंकि वो कहते हैं हमारा सबसे बढ़िया जो है रवि जी है हमारे, जो बहुत सेवा कर रहे हैं और पहले मिलिट्री में उन्होंने सेवा की है। आपका हमें समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि जो भी दर्शक, जो भी लोग एडिक्शन से रवि जी के साथ अटैच होकर बचे हैं, वो आज बड़े खुश होंगे। कोई बाहर जा चुके हैं वो भी खुश होंगे। ये चैनल हमारा ऑल ओवर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली चलेगा, जो हम इसको एक डॉक्यूमेंट्री के टाइप भी चलाएंगे। आपका हमें समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो मोगा हॉस्पिटल का ये स्टाफ है जो दिन रात की परवाह किए बिना मेहनत करता है यहाँ पर, और जैसे इनके फेसेस जो है बहुत ही ऐसे फेसेस हैं कि हम लोगों ने लोगों को एक सेवा देनी है। हम लोगों ने यहाँ सेवा केंद्र खोला हुआ है, क्योंकि जो बंदा नशे वाला होता है उसको गुस्सा भी आ सकता है, वो हमें उग्र भी बोल सकता है, लेकिन हम लोगों ने अपना बिहेवियर है जो बहुत ही लाइट रखना है। आप इनको सुबह आकर काउंसिल करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्टाफ, दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। और ये आपने जो कहा, ये पेशेंट्स कई बार मिसबिहेव करते हैं, गलत तरीके से कहते हैं, लेकिन मेरा स्टाफ बहुत ही एम्पैथी के साथ उनकी परेशानियां समझते हुए उनको हैंडल करता है, और जितना हो सके अपने लेवल पे चीज़ों को उनके हिसाब से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, और मेरे पास कोई परेशानी नहीं आने देता, ना ही पेशेंट को कोई परेशानी आने देता है। तो इसके लिए हमारे मैनेजर संजय जी और मेरा पूरा स्टाफ बहुत मेहनत करता है, और ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हमारे पेशेंट को हमसे कोई तकलीफ़ ना हो पाए, और हम जितनी मदद कर सकते हैं उतनी कोशिश करते हैं।